हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नवीन जैन। जैसा कि आपको पता है कि आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये तो जो पेपर का आप इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे वो है थर्ड पेपर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिसका कि टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन and let a relation R on T be defined as A related to B if A is congruent to B। तो हमें जो बेसिकली रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन दिया हुआ है कि A और B जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। A और B कौन से ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप का है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या फिर अगर तीनों ही है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए कॉमा ए इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा रिलेशन का, देखते हैं। ए कॉमा ए का मतलब हो गया कि ऐसा रिलेशन जिसमें अगर दो ट्राइंगल हैं आपके पास तो दोनों ट्राइंगल वही हैं, सेम। क्या वो दोनों ट्राइंगल आपस में खुद अपना ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है? ऑब्वियसली अपना ट्राइंगल खुद से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि अगर आप सेम चीज ले रहे हो तो वो दोनों चीज आपस में क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। इसलिए ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सेकंड लेते हैं सिमेट्रिक। अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, इफ ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन आर, देन बी कॉमा ए भी उसका रिलेशन होगा क्या? बिल्कुल। अगर ए और बी दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली बी और ए ऐसे ही ट्राइंगल होंगे, सेम ट्राइंगल है तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब बी और ए, जो बी कॉमा ए एलिमेंट है वो भी आर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। और थर्ड देखते हैं। मान लीजिए कि a कॉमा बी जो है वो R का एलिमेंट है, यानी कि A और B दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और B और C दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो A और B दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और B और C दो अलग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A और C आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो गया? उनकी हर एक साइड, हर एक एंगल इक्वल है। ऐसे ही B और C जो है उनकी भी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ए और सी का जो वैल्यू होगा, जो साइड्स का वैल्यू होगा और जो एंगल्स का वैल्यू होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो भी आर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है कि ये जो आर है, ए आर बी, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और आपको पता है जब ये रिलेशन कोई तीनों चीजें होता है, मतलब तीनों रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, सिमेट्रिक रिलेशन भी और ट्रांजिटिव रिलेशन भी, तो जब ये तीनों होते हैं तो ये कहलाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। और यहां पर जो रिलेशन आर डिफाइंड है वो डिफाइंड है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए, हमें इसमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमें केवल दो ही चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव चेक नहीं करना है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में नहीं पूछा गया है। तो हमें जो दो चीजें चेक करनी है, एक तो सिमेट्रिक के बारे में चेक करना है, एक तो सिमेट्रिक के बारे में चेक करना है और दूसरा हमें ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हमें रिलेशन जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? ए आर आर रिलेटेड टू बी, ए एंड बी आर हाउ दे आर रिलेटेड? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का ब्रदर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो तो 100% है कि मेल हो गया क्योंकि वो ब्रदर है। लेकिन बी के लिए हमारे पास दो केस हो जाएंगे।
पहला केस, केस 1, बी या तो मेल हो या बी जो है वो फीमेल हो, क्योंकि मेल और मेल ब्रदर और ब्रदर हो सकते हैं और मेल और फीमेल ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टर के लिए बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सिस्टर, बी जो है वो सिस्टर है, तो बी का जो ब्रदर है वो कौन है, ए है, तब भी वो क्या है, एक रिलेशन है। बी का जो ब्रदर है वो कौन है, ए है, दैट मीन्स दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो क्या बी कॉमा ए जो है वो भी रिलेशन का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, अगर हम केस 1 की बात करते हैं जहां पर दोनों ही पर्सन्स ए एंड बी बोथ आर मेल, उस केस में तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर होगा। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करते हैं जहां पर बी जो है वो फीमेल है, तो उस केस में क्या होगा, बी कॉमा ए अगर आप बोलोगे तो क्या बी ए का ब्रदर है क्या, नहीं, बी यहां पर क्या हो गई, अब सिस्टर हो गई। तो आपका जो रिलेशन ब्रदर का रिलेशन दिया हुआ था वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, केस सेकंड के लिए। और आपको केवल एक एग्जाम्पल चाहिए इसको सिमेट्रिक प्रूव नहीं करने के लिए, तो वो एग्जाम्पल क्या हो गया, जब आपका ए और बी, ए अगर मेल है बी अगर फीमेल है, तो उस केस में ए कॉमा बी तो आपका रिलेशन का एलिमेंट होगा, लेकिन बी कॉमा ए रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में अब बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या करना है, ट्रांजिटिव के केस में हमें देखना है कि ए जो है, ए कॉमा बी, वो आर का एलिमेंट है, आर से बिलोंग करता है, ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है या आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, फिर मैंने बोला B कॉमा सी जो है वो भी R से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया, B जो है वो C का ब्रदर है। इसका मतलब A और B दोनों 100% श्योर हो गए कि वो मेल ही होंगे। A जो है वो B का ब्रदर है, इसका मतलब ये मेल हो गया, और B जो है वो C का ब्रदर है, इसका मतलब ये भी मेल हो गया। अब हम C के वापस अगर दो केस कंसिडर करें, केस 1 एक मेल के लिए और केस 2 एक फीमेल के लिए, तो दोनों ही केस में ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अब हमें रिलेशन बताना है ए और सी के बीच में, तो ए और सी जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ए तो क्या है, 100% है कि ए तो क्या है, मेल होगा ही होगा। तो ए चाहे सी आपका मेल हो तो वो दोनों ब्रदर्स हो जाएंगे, अगर सी आपका फीमेल भी होगा तो सी का ब्रदर जो है वो ए ही होगा, राइट। तो वी कैन से दैट A is a brother of C. Either C is a male or female. So we can say that A जो रिलेशन R है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि A जो है, जो रिलेशन R दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो ये नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, उल्टा दिया हुआ है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तीनों ही रिलेशन होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A 1, 2, 3, सेट A में दिया हुआ है एलिमेंट्स आपका 1, 2, 3, तो हमें रिलेशन भी इसी सेट में बनाना है, यानी कि A से A में ही बनाना है। तो हम रिलेशन, पहला रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन मैं बना लेता हूं कि 1, 1 हो गया, 1, 2 हो गया, तो 2, 1 भी आना चाहिए, तभी तो ये आपका
सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। 1,2 है तो 2,1 भी आना चाहिए। उसके बाद में 2,2 और 3,3 ये तो हमारे रहने ही चाहिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए। ये 1,1, 2,2 और 3,3 किसके लिए होने चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। ये एलिमेंट तो जरूरी है। उसके बाद आपने लिखा 1 2, तो 1 2 के साथ 2 1 होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा? तभी आपका बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही अगर आप 1 3 ले रहे हैं और 3 1 ले रहे हैं तो भी ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अभी मैं फर्स्ट वो सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर रहा हूं जो जो इस रिलेशन का एलिमेंट बन सकते हैं। वो जो जो इस रिलेशन का एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। तीसरा मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं 2,3, अगर मैंने एलिमेंट लिया है तो 3,2 भी होना चाहिए। इसका मतलब यानी कि अगर ये सारे एलिमेंट हैं तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 की वजह से तो रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 की वजह से सिमेट्रिक, 1 3 3 1 की वजह से सिमेट्रिक, 2 3 3 2 की वजह से सिमेट्रिक। इसके अलावा मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। तो ये एक पहला रिलेशन हो गया। अब मैं सेकंड रिलेशन इनके सबसेट बना लेता हूं ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग हम कितने सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, एक सबसेट ये जरूर है कि वो तीनों होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 1 1 2 2 और 3 3 लेता हूं तो देखो 1 1 है, इसका एलिमेंट 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड 1 1, इसका उल्टा वापस 1 1 है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया साथ के साथ ही। इसी को चेक करना है अब हमें। 1 1 का उल्टा 1 1, दैट इज सिमेट्रिक। 2 2 का उल्टा दैट इज ऑल्सो 2 2, तो दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। 3 3 का रिवर्स दैट इज ऑल्सो 3 3। और 1 1 ट्रांजिटिव अगर आप देखोगे तो ये वापस 1 1 पर ही जाएगा। 1 1 से वापस 1 1, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सेकेंड रिलेशन ये हो गया। उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स को हम एक एक बार कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लेना ही पड़ेगा। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। ये एलिमेंट तो आपके हर एक रिलेशन में आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन जरूरी है। अब एक बार मैं कंडीशन में ले लेता हूं 1 2 और 2 1 को, क्योंकि अगर मैंने 1 2 लिया है तो मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही मैं फोर्थ रिलेशन में ले लेता हूं 1 1 2 2 3 3, इनको तो मुझे लेना ही पड़ेगा। साथ के साथ मैं ले लेता हूं 1 3 और 3 1 को। और लास्ट केस में मैं ले लेता हूं 1 1 2 2 और 3 3, इनको तो मुझे लेना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, और 2 3 और 3 2 को। जो हमने सारी पॉसिबिलिटीज फर्स्ट केस में कंसिडर की थी उनका अलग अलग मैंने 3 रिलेशन बना दिए। जो मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहां पर लिखी थी 1 1 2 1, सॉरी 1 2 2 1, देन 1 3 3 1, देन 2 3 3 2, इनके मैंने 3 अलग अलग रिलेशन बना दिए। अब इनकी वजह से ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव तो है ही सही। 1 1 2 2 3 3 की वजह से रिफ्लेक्सिव तो है ही सही, और इनकी वजह से ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब इनको ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 अगर इसका एलिमेंट है तो 2 के साथ वापस 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 के साथ किसका रिलेशन आना चाहिए? 1 1 का, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पर। ऐसे ही यहां पर देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद में 1 आ रहा है, यानी कि वापस कहां से? 1 से 1 आ रहा है, तो ये भी एलिमेंट है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। उसके बाद यहां देखिए 2 से 3 में जा रहे हैं, 3 से वापस 2 में जा रहे हैं, तो 2 से 2 में आना चाहिए। तो 2 से 2 में आ गया क्या? 2 से 2 में भी आ गया, तो ये वाला एलिमेंट भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये वो रिलेशंस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा कोई से भी रिलेशन आपके इक्विवेलेंस नहीं होंगे। तो यहां पर हमें कितने रिलेशन मिले? 5 रिलेशंस मिले, 1 2 3 4 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5। तो 5 आपके ऐसे रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो करना क्या है आपको? जो सेट दिया हुआ है उससे पहले सारी पॉसिबिलिटीज से आप इक्विवेलेंस वाला सारा केस निकाल लो और उनको अलग अलग बाइफरकेट कर दो। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर एज A related to B if A is greater than B। रिलेशन हमें दिया हुआ है A is greater than and equal to B, और हमें ये शो करना है कि ये कौन सा रिलेशन है। वही इक्विवेलेंस चेक करना है, मतलब हमें रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है, और साथ के साथ ट्रांजिटिव भी चेक करना है। तो सबसे पहले
रिफ्लेक्सिव की जगह मैं चेक कर रहा हूं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि अगर a कॉमा बी r का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, a जो है वो b से बड़ा है या इक्वल है, a जो है वो b से बड़ा है, तो क्या b कॉमा a r का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली b कॉमा a का मतलब होना चाहिए कि b जो है वो a से बड़ा है। अब कोई चीज जो b जो है ऑलरेडी अगर बड़ा हो चुका है, a ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो अब b कैसे बड़ा हो सकता है इसे, यानी कि ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता है। और कौन सा ऑप्शन हम कट कर सकते हैं? सिमेट्रिक वाला, ये वाला सेकंड लास्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक, इसको भी कट कर सकते हैं। इसमें भी देखो सिमेट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने सिमेट्रिक इसलिए चेक किया क्योंकि मुझे पता है a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है। अगर मान लो 3,2 इसका एलिमेंट है, तो 2,3 इसका एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 तो क्या है, 3 से छोटा है। इसका मतलब मैंने शुरुआत यहां से की और मैंने 3 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए और एक ऑप्शन मेरा सही मिल गया। लेकिन ये तो है ऑप्शन रिजेक्शन वाला तरीका। अब हम चलते हैं प्रॉपर मैनर पे कि आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर ही दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, a कॉमा a अगर एलिमेंट है या नहीं है r का, ये हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख लेते हैं, दिस इज फॉर रिफ्लेक्सिव। कोई नंबर अपने आप से बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन इक्वल तो हो सकता है ना। तो इक्वल है, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन की। यहां पर जो सिंबल दे रखा है रिलेशन का, वो हमें दे रखा है a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तब भी वो रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a कॉमा a जो है वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव के केस के ऊपर। तो मान लीजिए a कॉमा b जो है वो r का एलिमेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, a जो है वो b से बड़ा है। उसके बाद b कॉमा c जो है वो भी r का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b जो है वो c से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है और वही नंबर सेम नंबर b, जो नंबर सेम नंबर है वो किसी और नंबर से भी बड़ा है, तो जो फर्स्ट नंबर था आपका वो ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर से क्या होगा, बड़ा ही होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है, देन वी कैन से दैट a कॉमा c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी होगा। और सेकंड ऑप्शन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए बात को? तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक सेट दिया हुआ है A 1, 2, 3 और आपको क्या करना है, कंसीडर द रिलेशन R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3। ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, और आपको ये बताना है कि ये R जो है, ऑब्वियसली यहां से देखते ही आपको पता चल गया होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो 100% है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो 100% हो गया। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 1, 2 यहां पर प्रेजेंट है, तो क्या 2, 1 प्रेजेंट है क्या? 2, 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1, 2 जो है वो R का एलिमेंट है, लेकिन बिलोंग करता है R से, लेकिन 2, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखो आपके पास कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 है, और 2 से देखो कौन सा एलिमेंट है, 2, 3 है। 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब चेक कर लेते हैं इससे क्या मिलना चाहिए अपने को, 1, 3 क्या ये R में है या नहीं है। 1, 3 ऑब्वियसली R में है, इसका मतलब
ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ये सही ऑप्शन हो गया। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, देखो सिमेट्रिक तो नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ये वाला गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सारे चेक करने चाहिए ताकि हमारे को डाउट नहीं रहे बाद में। नेक्स्ट, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए वो कितनी है, वो 5 है, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी भी दे रखी है, वो कितनी है, is 6, and the set B contains 6 elements. Set B में 6 elements है. Then the number of 1 to 1 and on to mapping from A to B. 1 to 1 and on to, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, 1 to 1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए एंड on to भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, दूसरे नाम है। 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, और दोनों अगर हैं तो इसका मतलब बाइजेक्टिव। तो इसके लिए किसी भी फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जिस सेट से हम जिस सेट में जा रहे हैं, जो डोमेन से को डोमेन में जा रहे हैं, उसके एलिमेंट यहां से ज्यादा होने चाहिए, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से ज्यादा या इक्वल होने चाहिए, है ना। अभी आपको जो डोमेन के एलिमेंट है वो 5 दे रखे हैं, इसके एलिमेंट 6 दे रखे हैं, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कोई फंक्शन बनेगा क्या ऐसा जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, क्योंकि ये कंडीशन है बाइजेक्टिव के लिए। किसके लिए कंडीशन है ये, बाइजेक्टिव के लिए, कंडीशन फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट है जिससे हम मैप करना स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम मैप कर रहे हैं, इधर से इधर मैपिंग करते हैं ना, ये मान लीजिए सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है, तो यहां से जब आप यहां मैप कर रहे हो, यहां से इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो, तो ए के एलिमेंट हमेशा ज्यादा होने चाहिए बी से, तब जाके आपका 1 to 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव की कंडीशन है ये, तब जाके आपका बाइजेक्टिव बनेगा। अब यहां तो बाइजेक्टिव बन ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जो है वो कम है और बी में जो है वो ज्यादा है, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। समझ आ गई बात। तो 0 क्यों बना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जो थे वो कम थे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए एक भी फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, 1 to 1 भी और ऑन टू भी। चलिए नेक्स्ट में आपको करना है, ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू n, और बी एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर केवल 2 एलिमेंट हैं, ए और बी। ठीक है, अब आपको यहां से क्या करना है, द नंबर ऑफ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑन टू आपको फंक्शंस बताने हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। मतलब कुल मिला के ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये मान लीजिए सेट ए है आपका, यहाँ पर 1 2 3 अप टू n दे रखा है, और यहाँ पर सेट बी है, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ से ये इस पर मैप हो रहा है, इस पर मैप हो रहा है, ये मान लीजिए इस पर मैप हो रहा है, ऐसे हर एक एलिमेंट जो है वो किसी न किसी पर मैप होना चाहिए। और मैप होने के बाद ये जरूर है कि ए और बी दोनों ही मैप होने चाहिए। सर्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, यहां से एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 ही एलिमेंट है तो दोनों ही मैप होने चाहिए, कोई एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम अगर 1 को मैप कर रहे हैं तो मेरे पास 2 चॉइसेस अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास कितनी हो गई, 2। उसके बाद में 2 के लिए भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2। उसके बाद में 3 के लिए भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 2। ये कितनी टाइम्स आया, 2 n टाइम्स आया, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए अपने पास। क्या फंक्शंस बन गए अपने पास, 2n, ये टोटल फंक्शंस बन गए। अब हमारे को ये बोला है कि ये सर्जेक्टिव होना चाहिए। सर्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि ए और बी जो है वो दोनों मैप होने चाहिए। तो एक केस तो ये बनेगा कि हम क्या करें,
जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 से लेके n एलिमेंट हैं, उनको हम सबको कहां पर ले जाके मैप कर दें, ए पर ले जाकर मैप कर दें। तो ये क्या सर्जेक्टिव है? ये सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ऑन टू नहीं है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। और सिमिलरली एक और केस ऐसा का ऐसा ही एक और केस बनेगा जब हम सारे एलिमेंट्स को किसके ऊपर मैप कर दें, सारे एलिमेंट्स को हम बी पर ले जाकर मैप कर दें। जब हम सारे एलिमेंट्स को बी पर ले जाकर मैप कर देंगे तब भी ये सर्जेक्टिव या ऑन टू नहीं बनेगा। तो ऐसे दो फंक्शंस हुए जहां पर ये ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल फंक्शंस निकालने हैं सर्जेक्टिव वाले, तो टोटल में से आप 2 को माइनस कर दीजिए। इसलिए इसका आंसर होगा 2n -2। समझ में आ गई बात? हर एक एलिमेंट के पास आपके पास दो दो चॉइसेस है, इसलिए यहां से 2 × 2 × 2 किया हमने। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है, इस तरीके से हमें निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ फंक्शन r to r बी डिफाइंड बाय, एक फंक्शन दिया हुआ है अपने को fx इज इक्वल टू 1/x, और फंक्शन का जो डोमेन और को डोमेन दिया हुआ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है। ये आपका डोमेन है और ये आपका को डोमेन है। अब देखो डोमेन में रियल नंबर दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है 1/x। अगर मैं x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दूं, इफ x की जगह अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर फंक्शन किसी एक एलिमेंट पर भी डिफाइंड नहीं है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप ये डोमेन ले रहे हो, ये आपका सेट A है जो कि R है, A इज इक्वल टू R है, यहाँ पर -∞ से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब वैल्यूज है +∞ तक की, और इधर आपका fx है। ठीक है, तो यहां से जब आप मैप करोगे तो ये एक इकलौता एलिमेंट ऐसा है 0 जो इधर जाके मैप नहीं होगा। और हमारी फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन का हर एक एलिमेंट उधर जाके मैप होना चाहिए किसी न किसी वैल्यू पर। जैसे अगर मैं -1 को करूंगा तो वो -1 पर जाकर मैप हो जाएगा, +1 को करूंगा तो वो 1 पर जाकर मैप हो जाएगा। हो सकता है कोई दो वैल्यू एक जगह जाकर भी मैप हो जाए, हालांकि इस केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है, वो केस भी पॉसिबल है। लेकिन फंक्शन कब नहीं फंक्शन बनता है, जब इधर से दो वैल्यू, इधर से एक वैल्यू दो जगह जाकर मैप करती है, तो फिर फंक्शन नहीं बनता है। या फिर अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट रह गया जो मैप नहीं हुआ है, एक भी सिंगल एलिमेंट भी रह गया, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। तो यहां पर 0 वो एलिमेंट है जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन में r-0 लिखा हुआ होता तो हम कहते कि ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है। अभी इस केस में जहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन है डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर, तो यहां से को डोमेन में आपके एलिमेंट छूट सकते हैं, लेकिन डोमेन में एक एलिमेंट जो है वो 0 जो है वो छूट रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये वैलिड फंक्शन नहीं है। इसलिए यहां पर ये फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0 से पाई के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपको याद होगा कि कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई होती है, और साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। इसमें कॉस इनवर्स की पूछिए जो कि 0 से पाई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कॉसेक इनवर्स की वैल्यूज पूछी है, तो कॉसेक इनवर्स की जो वैल्यूज हैं वो आपको ध्यान होगा, तो ये आपको लर्न करनी है वैसे भी। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कौन सा है, -π/2 से +π/2, और कॉसेक जो है वो 0 पर डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉसेक क्या होता है उसका उल्टा। तो कॉसेक इनवर्स 0 अगर आप लिख रहे हो तो ये नॉट डिफाइंड है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जहां पर कॉसेक इनवर्स 0 होता है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब हमें 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
तो -π/2 से +π/2 और 0 एक्सक्लूडेड, है ना? ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन फ्रॉम x टू y इज ऑन टू। ऑन टू कब बनता है? जब ऑन टू कब बनता है कोई भी फंक्शन? जब रेंज ऑफ f जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब बनेगा? जब रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए। यानी कि यहां पर कोडोमेन कौन है? y है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल बनेंगे तभी आपका फंक्शन क्या बनेगा? तभी आपका फंक्शन ऑन टू बनेगा। तो ये ऑन टू बनने के लिए क्या चाहिए? रेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू y। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। तो देखो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। आपको टेबल याद होगी, 10th क्लास में आपने लर्न की होगी। तो ये वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6 प्लस tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 भी 10 में 30 डिग्री पर होता है। तो ये वैल्यू होती है आपकी π/6 या 30 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो पाई प्लस पाई मिलके हो गया 2π/6, यानी कि ये हो गया π/3। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू से लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ली है। तो यहां से आंसर आ गया आपके पास में π/3, जो कि बी ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। π/6 नहीं हो सकता है, बाकी सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, केवल और केवल प्लस π/3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आपको क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। और फंक्शन क्या है आपका? f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर x-1। तो देखो यहां पर डोमेन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते हैं। डोमेन का नियम होता है, डोमेन निकालने का नियम क्या है कि रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। यानी कि केस फर्स्ट में अगर हम बात करें तो x-1 जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास निकली x की क्या वैल्यू? x जो है वो 0, माइनस का 1 उधर से जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पहली कंडीशन मिल गई मुझे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये किससे मिला मुझे? स्क्वायर रूट से। ये किससे मिला मुझे? स्क्वायर रूट से। लेकिन साथ में यहां पर इनवर्स फंक्शन भी है। साथ में यहां पर क्या है आपके? इनवर्स फंक्शन भी है। और साइन इनवर्स के लिए हमें पता है साइन इनवर्स किससे किसके बीच में होना चाहिए। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू लगी हुई है साइन इनवर्स के अंदर, जो ब्रैकेट में वैल्यू लगी हुई है, दैट इज रूट के अंदर x-1, ये -1 से और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए? -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि हाँ, -1 भी चलेगी, +1 भी चलेगी। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x क्या हो जाएगा यहां से? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1, दैट इज x, सॉरी लेस देन है यहां पर क्या है आपका? लेस देन है, सॉरी ये आपका साइन लेस देन का है, लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आई, एक तो x ग्रेटर देन 1 और यहां से कितना आया? x लेस देन 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आता है। इधर लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 को इंक्लूड करना है। इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑन बोथ साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 1 से 2 के बीच में आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यानी कि इसका डोमेन, जो गिवन फंक्शन था उसका डोमेन क्या हो गया? 1 से लेके 2 तक। डोमेन का मतलब समझते हो ना? यहां पर जो भी वैल्यूज आप रख सकते हो, 2 से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप 2 से ज्यादा रखोगे तो साइन इनवर्स में फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन में अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 से लेके 2 तक हम वैल्यूज रख सकते हैं, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ऐसी कौन सी वैल्यूज है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 1 से 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। tan इनवर्स 2 इंटू साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल। सबसे पहले हमें पता है कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 कब होता है? √3/2 होता है 30 पर। कॉस में कब होता है √3/2? 30 डिग्री पर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6। तो ये हो गया, यहाँ से कट गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास में tan इनवर्स 2 साइन π/3। अब साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी, वो होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ से हमने 2 से 2 कट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? tan इनवर्स √3। और 10 के अंदर √3 कब होता है? √3 होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 पर। √3 कब होता है? 60 डिग्री पर, यानी कि 60 डिग्री कितना है? π/3। तो यहाँ ऑप्शन आपको रेडियन में दिए हुए हैं, इसलिए आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। तो π/3 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें वैल्यू जो हैं वो प्लस में थी, इसलिए हमने कोई दूसरी वैल्यू नहीं सोची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/2, यहाँ बहुत ध्यान रखना है। देखो कॉस इनवर्स कॉस 3π/2, आपको पता है कि जो कॉस इनवर्स है, बाहर कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। अगर कॉस बाहर होता और कॉस इनवर्स अंदर होता तो आप डायरेक्टली कट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है? कॉस इनवर्स बाहर है, और जब वैल्यू आनी चाहिए, हमें पता है कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है, कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, वो 0 से पाई के बीच में होती है। एक क्वेश्चन था ना अभी थोड़ी देर पहले आपका, एक क्वेश्चन था ना, कॉस इनवर्स की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से पाई तक। 0 से पाई मतलब 0 से 180 तक, और 3π/2 जो है वो पाई से ज्यादा है, यानी कि वो 270 है। 3π/2 का मतलब कितना होता है? 270, जो कि पाई से ज्यादा है। तो अगर इसका आंसर अगर आप 3π/2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट नहीं होंगे। पहले हमें इस एंगल को प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, तो कॉस इनवर्स कॉस, मैं क्या करूंगा? मैं ऑड मल्टीपल नहीं लूंगा, π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं लूंगा, π/2 के इवन मल्टीपल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इवन मल्टीपल पर कॉस जो है वो कॉस ही रहता है, साइन में कन्वर्ट नहीं होता है। ऑड मल्टीपल्स पर वो कन्वर्ट हो जाता है, इवन मल्टीपल पर वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहां से देखो, यहां से इसको हम लिखेंगे 2π माइनस π/2, 2π माइनस π/2। तो यहां से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अच्छा, 2π माइनस, अगर आप 2π माइनस कर रहे हो तो ये होता है 2π, यहां पर आएगा आपका 2π, और जब आप जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और कॉस कॉस ही रहेगा। तो कॉस कॉस ही रहा और पॉजिटिव रहा, और यहां से क्या आ गया? π/2। ठीक है, अब आप इसको आराम से कट कर सकते हो, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में? π/2 आंसर आ जाएगा। या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। सेकंड मेथड क्या है इसका, कि आप cos 3π/2 की वैल्यू रख दो, और फिर 3π/2 के अकॉर्डिंग cos इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। तो देखो cos 3π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, तो cos जो है वो π/2 पर 0 होता है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? cos 3π/2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 0। और आपको पता है 0 वापस प्रिंसिपल रेंज में कब होता है? ये π/2 पर होता है। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अदरवाइज बस एक गलती का ध्यान रखना, इनको डायरेक्टली कट मत कर देना। ये डायरेक्ट कट तभी होंगे जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में, ये जो एंगल है, ये जो आपका एंगल है, ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा। ये आपका एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। जैसे आपने यहां नहीं किया, यहां पर आके कट किया, तो इसका जो वैल्यू आंसर आएगा वो आएगा π/2, ना कि 3π/2। ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है,
आगे के तो रॉन्ग है ही सही, पर ये स्पेसिफिकली 3π/2 रॉन्ग ऑप्शन है। जनरली स्टूडेंट यहीं पर ये गलती करता है, आप लोगों ने हो सकता है यही गलती की हो पेपर सॉल्व करते टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 2 sec इनवर्स 2, आपको ये देखना है कि 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो देखो 2 sec इनवर्स 2 कब होता है, जब cos इनवर्स 1/2 हो, और cos इनवर्स 1/2 देखो sec के वैल्यूज हम लर्न नहीं करते हैं, हमें sin और cos के वैल्यूज लर्न है। अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अदरवाइज हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोग कैसे लर्न करते हैं, sec इनवर्स की नहीं लर्न करो, cos इनवर्स की लर्न कर लो। तो cos इनवर्स sec इनवर्स इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/2। तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर। कितने पर, 60 डिग्री पर, यानी कि कितना हो जाएगा, π/3। कॉस में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, यानी कि π/3, प्लस साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, यानी कि π/6। तो ये हो गया 2π/3 प्लस π/6। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4π प्लस 6 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5π/6, यानी कि आंसर आएगा आपके पास में 5π/6। सेकेंड इनवर्स 2 जो है वो 60 डिग्री पर 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पर। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 × π/3 प्लस π/6, ये हो गया 2π/3 प्लस π/6। 6 एलसीएम ले लिया, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। आपको ऐसे रिलेशंस निकालने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने एक रिलेशन सबसे पहले निकाल लिया था। वो क्या था, 1 1 2 2 3 3। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 एलिमेंट्स तो जरूरी है, क्योंकि आपके पास 3 सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 और 3 3 तो रिक्वायर्ड है। उसके बाद में 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब 1 2 होगा और सिमेट्रिक होगा तो 2 1 भी होगा, और 1 3 चाहिए तो फिर 3 1 भी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों एलिमेंट हमें चाहिए थे, नेसेसरी थे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें 1 2 भी चाहिए और 1 3 भी चाहिए, यानी कि हमने 1 2 भी रखा और 1 3 भी रखा। और जब 1 2 रखा और मुझे सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने का मतलब क्या हो गया, 1 2 रखा है तो 2 1 भी चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, 2 1 मैंने लिख लिया और साथ के साथ 3 1 भी लिख लिया। अब देखो क्या ये रिलेशन, यहां से देखो ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 2 2 1, वापस से 1 1 तो आ ही रहा है, तो यहां से क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये केवल एक ही ऐसा रिलेशन है जो कि ऐसा रिलेशन बन सकता है जिसमें 1 2 1 2 और 1 3 आ सकते हैं। तो ये केवल एक ही रिलेशन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 रिलेशन इज पॉसिबल। एक ही रिलेशन है जो ऐसा बन सकता है। अगर आप इसमें 2 3 को ऐड कर देंगे तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, वो एलिमेंट अलग हो जाएगा 1 2 से। क्योंकि अगर आपने 1 2 आर का एलिमेंट बोला और अगर आप 2 3 भी लिख दोगे आर के एलिमेंट में, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा, क्योंकि 1 3 ऑलरेडी इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इस एलिमेंट को 2 3 को यहां पर नहीं ले रहे हैं। अगर 2 3 को ले लेंगे तो फिर ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहां से ये केवल एक ही रिलेशन है जो पॉसिबल है, ओनली 1 रिलेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fn, जो कि है n² फॉर ऑड नंबर्स और 2n + 1 फॉर इवन नंबर्स। आपको ये चेक करना है कि ये 1 to 1 है या ऑन टू है, मतलब ये एक से दो जगह पर मैप हो रहा है या दो एलिमेंट्स मिलके एक जगह मैप कर रहे हैं, और ऑन टू है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसका तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप डोमेन और को डोमेन दोनों को लिख लो। n क्या है, n भी नेचुरल नंबर है, और डोमेन मतलब डोमेन तो आपका नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, वापस नेचुरल से नेचुरल में जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 कहाँ पर मैप करेगा, 1 पर ही मैप करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2
2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5 आ जाएगा। तो 2 कहाँ पर जाकर मैप करेगा, 5 पर जाकर मैप करेगा। तो इसका मतलब बीच की वैल्यूज छूट गई, अभी छूट गई, तो इसका मतलब ऑन टू तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू तो नहीं हो सकता। बीच की वैल्यूज अगर इधर वैल्यूज छूटेगी तो ऑन टू नहीं हो सकता, इधर तो छूट ही नहीं सकते, क्योंकि इधर अगर छूट गई तो फिर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इधर वैल्यू छूट रही है तो इसका मतलब ऑन टू तो नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 4 छूट चुका है, इसलिए ऑन टू तो नहीं है। फिर भी हम और वैल्यूज रख के देख लेते हैं। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 ऑड है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 3 कहाँ पर जाकर मैप करेगा, 9 पर। फिर देखो 6 7 8 फिर छूट गया। ऑब्वियसली अब नंबर्स तो बढ़ेंगे तो पीछे तो आप आओगे नहीं, अब तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इसका मतलब 2 3 4 छूट गया और उसके बाद में 6 7 8 छूट गया। तो एक ही एलिमेंट काफी है, अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है तो ऑन टू नहीं है। अब बात करते हैं इंजेक्टिव की। क्या हर एक एलिमेंट एक एक पर ही जा रहा है क्या? तो अब देखो, जब आप 4 रखोगे और 4 क्या हो गया, इवन, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो देखो 3 और 4 ये दोनों कहां पर जाकर मैप करे, 3 और 4 कहां पर जाकर मैप करे, 9 पर जाकर मैप करे। और अगर दो एलिमेंट जाकर एक जगह मैप कर रहे हैं तो ये 1 to 1 नहीं होता है, ये होता है मैनी टू 1। तो यहां पर 1 to 1 भी नहीं है। किसकी वजह से नहीं है, 3 और 4 की वजह से नहीं है। तो हमें इस केस में क्या करना होगा, एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अब आपके पास एक एग्जांपल अगर मिल जा रहा है तो ये 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, बस ऑप्शन टिक कर दो। तो यहां से देखो, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव गलत, क्योंकि सर्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव ये भी रॉन्ग। बाइजेक्टिव दोनों ही नहीं है, तो बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहां पर आपको नंबर देख के ही आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर देखना पड़ेगा कि ये ऑन टू है या नहीं है, 1 to 1 है या नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको, अगर 4 तक कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली, तो कुछ लोगों ने इसको इंजेक्टिव कर दिया होगा। तो इंजेक्टिव सही नहीं है, क्योंकि देखो 3 और 4 इसकी वजह से ये कहां पर जा रहा है, 9 पर जा रहा है। ठीक है, आगे चाहे और एलिमेंट मिले या नहीं मिले, एक एलिमेंट अगर हमें मिल गया है, ऐसा 2 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो एक ही जगह मैप हो रहे हैं, इसका मतलब ये मैनी टू 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1, 2, 3 बी डिफाइंड बाय आर 1, 2। अब यहां देखो, यहां पर आपको जो रिलेशन दिया है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2। केवल एक ही एलिमेंट है और एक एलिमेंट लेके इसको बंद कर दिया। इसके लिए हमें चेक करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कौन से एलिमेंट होने चाहिए थे, 1 1, 2 2 और 3 3। ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए थे, क्योंकि सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है हमको सेट ए, जो कि है क्या, 1, 2, 3। इसका मतलब 1 1, 2 2 और 3 3 ये तीनों प्रेजेंट होते तभी आप बोल सकते थे कि ये रिफ्लेक्सिव होता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सिमेट्रिक आता है। तो सिमेट्रिक में देखो, यहां पर हमें एलिमेंट दिया हुआ है क्या, 1 2। 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 भी रिलेशन का एलिमेंट है क्या, चेक करो। 2 1 तो यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज, यहां पर हमने रिलेशन आर में एक ही एलिमेंट लिखा है जो कि है 1 2। अब देखो, वैसे तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे को 3 एलिमेंट होने चाहिए, मिनिमम 3 एलिमेंट होने चाहिए जिनके अंदर हम रिलेशन बता सके कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन हो रहा है, एक्स से वाई में ट्रांजिशन होता है, फिर वाई से जेड में जाता है, तब हम एक्स और जेड में हम रिलेशन बताते हैं कि एक्स और जेड अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी करंट सिनेरियो में कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी देखो कोरोना वायरस अभी हमारे को नहीं है, मैं यहां हूं, मेरे को नहीं है, आप हो, आपको नहीं है, जो भी लोग देख रहे हैं उनको नहीं है। लेकिन
कोरोना एक ट्रांजिटिव बीमारी तो है, संक्रामक बीमारी तो है, क्योंकि वो क्या होगा, वो एक से दूसरे में होगी, दूसरे से तीसरे में होगी, तो वो ट्रांजिटिव तो होगी ना। तो इसका मतलब ट्रांजिशन तो प्रेजेंट है उस केस में कोरोना का। तो इसलिए जिस तरीके से वहां कोरोना का ट्रांजिशन प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव हो रहा है वो बीमारी, उसी तरीके से यहां पर ये जो एलिमेंट है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब ये जो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, इस वजह से ये जो रिलेशन आर है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहां पर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ना कि नन ऑफ दीज। तो यहां पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि हमने केवल एक ही एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखो, जैसे अगर मैं एक और एक एग्जांपल दूं आपको कि मान लो मैंने ब्रैकेट में बंद किया 1,1, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 तीनों होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? क्योंकि देखो हमने 1,1 लिखा है, और अगर आप इसका उल्टा करोगे तो वापस क्या आएगा, 1,1। तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक है? तो ऑब्वियसली जैसे हमने वो वाली बीमारी तो खत्म ही कर दी कि 1,2 लिखा और 2,1 लिखा, हमने अलग अलग एलिमेंट लिया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक उसी तरीके से ये जो है, ये ऑब्वियसली यहां पर 3 एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो आपके कोरोना जो वायरस है वो ट्रांजिटिव हो सकता है अगर वो प्रेजेंट होगा तो ये जो फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट आपका ट्रांजिटिव फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने डोमेन का किया था। हमें पता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो वैल्यूज होती है, जो ब्रैकेट में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो -1 से +1 तक आना चाहिए। तो यहां से देख लो -1 से तो बड़ा होना चाहिए जो लिखा हुआ है 2x माइनस 1, और +1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो दोनों साइड हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तो इधर से आएगा तो -1 प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x, और इधर जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस का 1, यानी कि ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2x और ये हो गया 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1। तो यानी कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 तक, और 0 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन केस स्टडी का। तो यहाँ से देखिए दो पर्सन्स हैं, शर्लिन एंड अंजू आर प्लेइंग लूडो at home during COVID-19. While rolling the dice, Sharlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to set. डाई रोल करते हैं तो ये एलिमेंट्स आपके आउटपुट में आते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ए तो ये प्लेयर्स का सेट हो गया, ए तो प्लेयर्स का सेट हो गया, और बी जो है वो आउटकम्स का सेट हो गया। तो यहां से आपको क्या देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है बी से बी में, एक रिलेशन डिफाइन किया है बी से बी में, डिफाइंड बाय x, y, y इज डिविजिबल बाय x, और इस रिलेशन को आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ऑब्वियसली अगर एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं a, यानी कि x, x। अगर a, का मतलब हो गया जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल तो होता ही है, हर एक नंबर ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल होता है, यानी कि a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं a, b अगर बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हो गया, b इज डिविजिबल बाय a, उल्टा है, b इज डिविजिबल बाय a। तो अब a, b अगर एलिमेंट है r का, तो b, a कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर b जो है ऑलरेडी a से डिविजिबल है तो a कैसे b से डिविजिबल होगा, a इज नॉट डिविजिबल बाय b, ये डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जब सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस तो है ही नहीं। उसके बाद सिमेट्रिक
नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली ये वाला भी गलत हो गया ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो केवल अभी यही बच रहा है, नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव अपन ने चेक कर ही लिया, तो ये दो तो अपने चेक हो गए, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब b जो है वो a से डिविजिबल हो जाएगा, तो a b कॉमा a यानी कि a जो है वो b से डिविजिबल अब नहीं हो सकता है। और ट्रांजिटिव ऑब्वियसली अगर a कॉमा बी आर का एलिमेंट है और b कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली a कॉमा सी भी क्या होगा भाई, जब a जो है वो b से डिवाइड हो रहा है, b जो है वो c से डिवाइड हो रहा है, लेट सपोज ऐसे ले लेते हैं, उल्टा लेना है सॉरी, a जो है वो b से डिवाइड हो रहा है और b जो है वो c से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर सॉरी उल्टा है, b जो है वो a से डिवाइड हो रहा है और c जो है वो b से डिवाइड हो रहा है, तो c जो है वो b से डिवाइड हो रहा है और b जो है वो a से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c जो है वो a से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये इससे बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करना चाहे तो आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1,3 है, ये आर का एलिमेंट है, तो 3 1 से डिविजिबल है, फिर लिख लीजिए 3,9 है, तो ये भी आर का डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1,9 जो है वो एलिमेंट आर का एलिमेंट हो जाएगा, तो 3 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 9 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियसली यहाँ 1 तो खैर सबसे डिविजिबल होता है, तो आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लीजिए जिससे आपको कंफर्म्ड हो जाए, जैसे लेट अस सपोज 7 ले लेते हैं, 7 जो है 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, बिलोंग्स टू आर। फिर ले लेते हैं 14 जो है सॉरी 28 जो है वो 14 से डिविजिबल है, यहाँ पर 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, यहाँ पर 28 जो है वो 14 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 जो है वो सॉरी 28 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि 7,28 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट वे में भी। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल लेके किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो देखो ए में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, ए में 6 एलिमेंट है, सॉरी ए में 2 एलिमेंट है आपके पास, ए में कौन कौन है, एक तो शर्लिन है, एक डंजू है, ए में 2 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस एस के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 6 इंटू 6, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, ए के पास भी सॉरी एस के पास भी 6 ऑप्शंस, डी के पास भी 6 ऑप्शंस, तो 6 इंटू 6, तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6। यहाँ पर उसने ऑन टू 1 2 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, उसने केवल पूछा है द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको लेट आर बी अ रिलेशन ऑन बी, आर जो है वो एक रिलेशन है बी में, डिफाइंड बाय, ये एक एलिमेंट दे रखे हैं आपको रिलेशन के, 1 2 है, 2 2 है, 1 3 है, 3 4 है, 3 1 है, 4 3 है और 5 5 है, देन आर इज, अब ऑब्वियसली देखो 1 1 यहाँ पर नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1, 2 1 देखो है क्या, 2 1 है ही नहीं। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव देख लेते हैं, 1 2 2 1 है ही नहीं, 1 2 से 2 2 तो 1 2, ये तो हो जाएगा इससे, तो 1 2 1 3, यहाँ से देखिए 1 3 जो है वो 3 1 से जा रहा है, चलिए यहाँ से देखो 1 3 जो है वो बिलोंग्स टू आर है, 3 1 जो है वो आर से बिलोंग करता है, लेकिन 1 1 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, और जब तीनों ही नहीं है तो फिर
none of the option is correct. That means this relation is none of the relation, that is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. ये तीनों ही नहीं है, तो ये कौन सा है? none of the above है. चलिए next question. Rajiv wants to know the number of relations possible from A to B. देखो number of elements in A जो है वो 2 है, number of elements in B जो है वो 6 है. ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो 2 है, कार्डिनलिटी ऑफ B जो है वो 6 है. तो अगर आप A क्रॉस B यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहें तो कितने आएंगे? वो आएंगे 12. 2 इंटू 6 दैट इज 12. तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 12 एलिमेंट्स आएंगे. और आपको पता है रिलेशन जो है वो क्या है? सबसेट है. रिलेशन इज सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर आपको पता है कि अगर एक सेट में m एलिमेंट हो तो उसके एलिमेंट नंबर ऑफ रिलेशन, उसके सबसेट कितने बनते हैं? 2 रेज़ टू द पावर m. तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 12. तो यहां से ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 12. डायरेक्ट फार्मूला भी है इसका. अगर आप इसको m अज्यूम कर रहे हो, इसको n अज्यूम कर रहे हो, या आप p और q अज्यूम करना चाहें तो p और q अज्यूम कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्ट फार्मूला है 2 रेज़ टू द पावर pq या 2 रेज़ टू द पावर mn. यहाँ से भी आप निकाल सकते हो. और p और q, pq अज्यूम करना चाहे pq अज्यूम कर लीजिए, mn अज्यूम करना चाहे mn अज्यूम कर लीजिए. तो ये नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्ट फार्मूला है. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन था आपका, r जो है रिलेशन दिया हुआ है और उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और आपको वापस से बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है. यानी कि रिफ्लेक्सिव तो 100% है. उसके बाद 1 2 एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो 1 2 अगर है तो 2 1 तो नहीं है. 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग. इक्विवेलेंस तो वैसे ही नहीं हो सकता. अगर एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस तो होने का सवाल ही नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव. तो ये आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन था. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.